शेख हसीना को लेकर एक सवाल आप सबके मन में अब तक बैठ गया होगा कि जब 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश से उड़कर इंडिया पहुंची थी, तो आज भी अगर ये इंडिया में हैं तो ये कब तक रहेंगी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इंडिया में है तो कहां हैं? क्योंकि पूरा बांग्लादेश इस समय जब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके बीच में तो चर्चा ही ये होगी कि शेख हसीना भारत में है। तो ऐसे में इनके विरोधियों के तो सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि इनको ढूंढा जाए। नंबर 2 कि ये कहां है। नंबर तीसरा कि भारत और बांग्लादेश ने तो एक दूसरे के साथ में प्रत्यर्पण संधि साइन की हुई है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। तो क्या उसको मानते हुए भारत इन्हें वापस बांग्लादेश भेज देगा? ये 3 बड़े प्रश्न हैं जिनका जवाब आज के सेशन में हम खोजेंगे, और इन प्रश्नों के लिए आपको आज का सेशन कंप्लीट सुनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश के हालात से आप अवगत हैं। बांग्लादेश में किस प्रकार से रिजर्वेशन के लिए हुए प्रोटेस्ट में धीरे धीरे सरकार भी उसके अंदर शामिल होती चली गई। सरकार को हटाने के लिए छात्रों का प्रदर्शन हुआ। हालांकि पहले रिजर्वेशन हटाया, फिर सरकार हटाई, उसके बाद सेना की सहायता से एक कार्यकारी सरकार बनाई गई, जिसमें एक नोबेल पुरस्कार विजेता को, मोहम्मद यूनुस को, यहां पे सरकार चलाने के लिए मौका दिया गया है। ठीक है, आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जिस समय पर ये उड़ करके यहां से निकली थी और भारत पहुंची थी। शेख हसीना भारत में दिल्ली के बिल्कुल नजदीक गाजियाबाद एयरबेस में, गाजियाबाद के नजदीक एयरबेस, गाजियाबाद में एक एयरबेस हिंडन एयरबेस पर उतरी थी। वही इनकी आखिरी अपडेट थी। तो आज ये कहां है, सबसे पहला प्रश्न है। क्योंकि भारत के बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन है वो दुनिया के सामने सर्वविदित हैं। आप जब भारत में उतरी, जिस समय हिंडन एयरबेस पर उतरी, उस समय हिंडन एयरबेस में जाती हुई कुछ गाड़ियों को देखा गया था। अच्छा, जो लोग नहीं जानते हिंडन एयरबेस क्या है, कैसे है, एक मैं आपको एरियल तस्वीर दिखा रहा हूं। कुछ इस प्रकार से आप यहां पर एक एयर स्ट्रिप बनी देख सकते हैं, कुछ यहां पर खड़े हुए फाइटर जेट्स देख सकते हैं। असल में यह जगह है भारत में एनसीआर के अंदर, दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है। यानी ये वो एयरबेस है जिसके बारे में कहा जाता है कि 14 किलोमीटर की तो बाउंड्री है, 10 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ क्षेत्र है। यहां पर एयरफोर्स का जो सेलिब्रेशन डे होता है, एयरफोर्स डे जो है वो यहीं पर सेलिब्रेट होता है। यहां इसे विकसित करने का बड़ा रीजन है कि भारत की राजधानी दिल्ली में अगर कोई भी गेस्ट आता है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कोई मीटिंग होती है, उस समय पर एयरफोर्स जो सबसे ज्यादा दिल्ली को सुरक्षा देती है वो हिंडन एयरबेस से ही टैकल की जाती है, नंबर 1। और दूसरा, कई बार आपने सुना होगा भारत की तरफ से बहुत सी जगह पर मदद भेजी गई, जैसे टर्की के अंदर भूकंप आया, या अफगानिस्तान को मदद भेजी गई, या फिर भारत में फंसे हुए कुछ लोगों को बाहर निकालने के लिए आपने कई बार C-17 ग्लोब मास्टर का नाम सुना होगा। सामान्यतः वो ग्लोब मास्टर यहीं से उड़ता है, क्योंकि यहीं पर ग्लोब मास्टर का एक तरह से घर माना जाता है, यहीं पर सबसे ज्यादा ग्लोब मास्टर खड़ा रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ सुखोई MiG-29 भी यहां पर खड़े रहते हैं, और ये फिलहाल भारत की एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर काम में आता है। ठीक है साहब। अच्छा, भारत में 7 एयर कमांड्स हैं जो इस तरह से आपके सामने दिखाई दे रही हैं। तो ये नई दिल्ली वेस्टर्न एयर कमांड के अंडर में आता है और यहीं से इसका नियंत्रण स्थापित होता है। जब शेख हसीना भारत पहुंची थी तो उस समय भारत के NSA, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब की गाड़ियां यहां पर जाती हुई देखी गई थी। उसके बाद यहां पर किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं देखा गया। इसकी वजह से कयास लगाए जाते हैं कि शेख हसीना इसी हिंडन एयरबेस के अंदर बने हुए सेफ हाउस में है, इसी के भीतर बने हुए सेफ हाउस में है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस स्थिति पर ध्यान रखते हुए एक तात्कालिक बैठक बुलाई थी। और उस दौरान जब भारत में इनके आने के बाद में बैठकें बुलाई जा रही थी, उस समय पर शेख हसीना अपने स्तर पर दुबई में, यानी UAE में, UK में, US में, सब जगह पर शरण मांग रही थी। UK से जब शरण मांगी गई तो उन्होंने इनकार कर दिया। US ने तो भाई साहब इनका वीजा ही कैंसिल कर दिया। कयास लगाए जा रहे थे कि ये तत्कालिक रूप से भारत पहुंची हैं, भारत के बाद ये किसी अन्य सेफ कंट्री में चली जाएंगी जो इन्हें सेफ लगता हो। लेकिन शेख हसीना किसी भी अन्य देश में नहीं गई और वो भारत ही रह गई। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इन्हें रखकर बांग्लादेश के साथ जो इनके पुराने संबंध हैं उनमें किसी प्रकार की कोई कड़वाहट तो पैदा नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये शेख हसीना बांग्लादेश की वांटेड हो रखी हैं। अब बांग्लादेश की वांटेड हैं और वो भारत में हैं। ऐसे में भारत इनको कहां रख रहा है? फिर एक बड़ा सवाल बनता है। तो सवाल के जवाब में निकलता है कि चूंकि इन्हें कहीं और से किसी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है और ये भारत पहुंच चुकी हैं, ऐसे में इन्हें भारत ही लंबे समय तक रहने का मौका दिया जा सकता है।
इनके बारे में कहा जाता है कि शेख हसीना जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाएंगी वो भारत में ही रहेंगी। लेकिन किस आधार पर रहेंगी? तो आंसर दिया गया कि हो सकता है कि इन्हें भारत में वीजा अवधि के दौरान रहने की इजाजत दी जाए, जितने समय का इनके पास वीजा है उतने समय तक। फिर एक बड़ा सवाल यह बनता है कि इन्होंने भारत ही आना क्यों चुना था? कहीं और ही चली जाती, पाकिस्तान ही चली जाती, या इतने सारे और देश हैं आईओसी मेंबर्स हैं उनमें चली जाती, यहां पे क्यों चुना? क्योंकि इन्हें यह मालूम है कि भारत इनके प्रति किस तरह का भाव रखता है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? देखिए 1971 में जब पाकिस्तान को तोड़कर पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया था, उस समय भारत की महती भूमिका थी, बहुत बड़ी भूमिका भारत ने निभाई थी। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। देश बने हुए कुछ ही साल बीते होंगे कि 1975 में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल हो जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। शेख हसीना के पिताजी की मौत के समय शेख हसीना अपनी बहन के साथ जर्मनी हुआ करती थी। अगर यह भी बांग्लादेश रही होती तो संभवतया इन्हें भी मार दिया गया होता। ऐसे में इनकी जान को लेकर भारत की तरफ से चिंता व्यक्त की गई। भारत ने अपने दूतावास से अपने जो दूत थे, राजदूत थे जर्मनी में, उन्हें शेख हसीना से संपर्क करवाया और शेख हसीना को एक स्पेशल विमान भेज करके भारत बुलवा भेजा। इंदिरा गांधी जी ने 1975 में एक विशेष विमान से इन्हें भारत बुलाया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये भारत आने के बाद 6 साल तक भारत में रही। अर्थात इन्हें यह पता है कि बांग्लादेश में इन्हें रहने में जिसने सबसे ज्यादा मदद की वो भारत ही था। शेख हसीना अपनी बहन के साथ 6 साल तक भारत में रही और गुप्त रूप से रही, किसी को बिना बताए रही, किसी के सामने नाम उजागर नहीं किया गया। कहा जाता है कि इन्होंने अपना नाम मिस मजूमदार रखा और ऐसा करके ये दिल्ली में रही और यहां पर पंडारा पार्क स्थित ब्लॉक के अंदर, सी ब्लॉक के अंदर 3 कमरे के मकान में रही, जिसकी सुरक्षा पूरे समय भारतीय सुरक्षा एजेंसीज के द्वारा की गई। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि बांग्लादेश के अंदर किसी भी प्रकार की स्थिति के लिए भारत कैसे उसका नियंत्रण करता है। अब अगर यह हाल हमने आज से इतने साल पहले किए थे, जिस समय ना तो हम परमाणु शक्ति संपन्न थे, ना ही हमारी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी ऐसी थी, दुनिया वाले हमको यह मानते थे कि भाई इंडिया तो कभी भी कोलैप्स कर जाएगा, इतनी अशांति का दौर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, पाकिस्तान से संघर्ष, तमाम प्रकार की चिंताएं, उसके समय पर भी भारत ने इतना बड़ा फैसला लिया। आज तो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, परमाणु शक्ति संपन्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ब्लू पावर इकोनॉमी बनकर बैठा हुआ भारत आज अगर किसी शरणागत को अपने यहां शरण ना दे पाए और उसकी रक्षा ना कर पाए तो यह हमारी काबिलियत पर सवाल होगा। यही कारण है कि शेख हसीना भारत में है और भारत में सुरक्षित हैं। अब कितनी सुरक्षित हैं तो इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि ये जिस सेफ हाउस में बताई जा रही हैं, अभी किसी को नहीं पता है कि ये उसी सेफ हाउस में हैं या हवाई जहाज से उड़ाकर इन्हें किसी और जगह सुरक्षित भेज दिया गया है, नाम पता बदलकर कहीं और रह रही हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन हिंडन एयरबेस के बारे में ही कह रहे हैं तो बात यह है कि उसके अंदर भी अगर सेफ हाउस में ये हैं तो वो जगह भी इतनी सुरक्षित है कि खुद वहां पर काम करने वाले कई कर्मचारी नहीं पहुंच सकते। इस तरह से वो एक प्रकार का सुरक्षित स्थान है। ठीक है, तो भारत में है, सुरक्षित हैं, और भारत जब आज से 30-35 साल पहले इतनी बड़ी मिसाल कायम कर सकता है तो आज तो और ज्यादा समृद्ध होकर के इस काम को करेगा और इन्हें पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। आज से 50 साल पहले जब यह हाल कर दिया तो आज की स्थिति सोचकर देखिए कि भारत इन्हें कैसी सुरक्षा दे सकता है। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया, भारत में है, कहां है और भारत में कितना सेफ है, यह हमने जवाब दे दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि साहब भारत के बांग्लादेश के साथ जो संबंध है वो समय के साथ बेहतर होते चले गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश की कोर्ट इन्हें अपराधी डिक्लेयर कर देती है तो क्या किसी अपराधी को भारत अपने यहां रहने देगा? अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमने अपराधियों के एक दूसरे को प्रत्यर्पण करने की संधि की हुई है, जिसे आप एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कहते हैं, प्रत्यर्पण संधि कहते हैं। अर्थात भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे के साथ में यह वादा किया हुआ है कि यदि कभी हम लोगों को एक दूसरे के साथ जरूरत पड़े तो हम एक दूसरे को अपने अपराधी एक्सचेंज करेंगे। अगर कोई मेरा मोस्ट वांटेड बांग्लादेश में है या बांग्लादेश का मोस्ट वांटेड इंडिया में है तो उन्हें एक दूसरे के पास एक्सचेंज किया जा सकेगा। अब आप पूछेंगे अपराधी थोड़ी, वो तो प्रधानमंत्री हैं। जी नहीं, वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर उन्हें
कोर्ट्स के द्वारा और वहां की अंतरिम सरकार के द्वारा अपराधी ही प्रूव किया जा रहा है। अपराधी प्रूव किया जा रहा है, उसकी कुछ न्यूज कटिंग्स देखिए। अनदर मर्डर केस फाइल्ड अगेंस्ट आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर। बांग्लादेश आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फेस 7th चार्ज। मतलब इनके ऊपर लगातार हर दिन कोई ना कोई नया केस दर्ज किया जा रहा है। अब आप पूछेंगे ऐसा इन्होंने क्या कर दिया था जो केस दर्ज किया जा रहा है? घटना तो आपको मालूम है कि जब कोर्ट के फैसले को लागू कराते समय इन्होंने देश की सुरक्षा में पुलिस तैनात की, तो पुलिस के सामने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इन्होंने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग का आदेश दिया और उस आदेश में कई प्रदर्शनकारी मारे गए। लगभग 200 से अधिक प्रदर्शनकारी और छात्र मारे जाने की चर्चा है। ऐसे में चूंकि इनके आदेश से गोलियां चलाई गई थी, इसलिए इन्हें मर्डरर कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इन्होंने शूट एट साइट का जो ऑप्शन दिया था सेव पुलिस वालों को, आदेश चूंकि इन्होंने दिया था, इसलिए इनके ऊपर नरसंहार का केस चलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने फोर्स से कहा कि जाओ और इन पर गोली चलाओ। इसके लिए बांग्लादेश के अंदर ही स्थित इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में इनके खिलाफ केस दायर किया जा रहा है। मतलब यह हुआ कि इन्हें ना केवल अपने आदेशों के चलते बल्कि आदेशों की पालना में मरे हुए लोगों के कारण मर्डरर और जीनोसाइड कर्ता के रूप में पहचान दी जा रही है। कहा जा रहा है कि ये वो हैं जिन्होंने बांग्लादेश में इस तरह की हद स्थितियां क्रिएट की। अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है इस कहानी में। कहानी में ट्विस्ट क्या है? शेख हसीना का कथित एक लेटर वायरल होता है जिसमें वो ये कहती हैं कि अमेरिका के द्वारा इन्हें यहां से बाहर निकालने का प्रयास किया गया था, यानी कि अमेरिका ही सेंट मार्टिन आइलैंड चाहते हुए इन्हें बाहर निकाले थे। अब यहां एक बड़ा सवाल यह बनता है कि जिस अमेरिका ने इन्हें इनकी सत्ता से बाहर कर दिया हो, वही अमेरिका यूनाइटेड नेशंस के अंदर सबसे पावरफुल कंट्री है। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय खुद अमेरिका में चल रहा है। ऐसे में उसी यूनाइटेड नेशंस की एक फैक्ट फाइंडिंग समिति बांग्लादेश आ रही है। 1971 में जब बांग्लादेश बना था, तब या तो तब आई थी यूएन की तरफ से टीम, या अब आ रही है। यूएन की तरफ से आ रही यह टीम यह सुनिश्चित करेगी कि क्या वाकई में शेख हसीना ने जानबूझकर छात्रों को मरवाया था। यानी एक प्रकार से शेख हसीना को अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल घोषित करने की तैयारी चल रही है। यूनाइटेड नेशन टीम फ्लाइज टुमारो टू डिस्कस प्रोब फ्रेमवर्क, यानी यह कल की खबर है बांग्लादेशी अखबार की, यानी आज के दिन यूएन की टीम बांग्लादेश आ रही है जो ये डिसाइड करेगी कि क्या शेख हसीना, ये क्या डिसाइड करेगी वो तो जग जाहिर है, क्योंकि ये जिस मानसिकता से आ रही है वो मानसिकता तो शेख हसीना के खिलाफ ही होनी है। ऐसे में यह जांच करके इस बात को और बल दे देगी कि शेख हसीना एक क्रिमिनल हैं और क्रिमिनल होने के नाम पर वो भारत में ठहरी हुई हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने भारत से कहा है कि आपने हमारे यहां के अपराधी को अपने यहां रखा हुआ है, ऐसे में शेख हसीना पर ट्रायल चलाने के लिए उन्हें हमारे देश में भेजिए। इसलिए एक बड़ा सवाल यह बन जाता है कि हसीना जो कि पद से इस्तीफा देकर भारत में आई हुई हैं, और दूसरी तरफ से उनकी अपोजिशन पार्टी के जिया उर रहमान जो बीएनपी के फाउंडर थे, उनकी टीम से जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि साहब इन्हें आप यहां पर भेजिए। अब बड़ा सवाल फिर बनता है, क्या भारत भेज देगा? तो इसके बारे में तथ्य यह है कि भारत और बांग्लादेश ने 2013 में ही एक दूसरे के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन की थी, जो 2016 में अमेंड हुई थी। ऐसे में कहा गया था कि हम एक दूसरे के भगोड़ों को एक दूसरे देशों में पहुंचाएंगे। क्या हमने कभी पहुंचाया? बिल्कुल पहुंचाया। बांग्लादेश के अंदर कोई आतंकी काम कर रहा है और वो भारत में शरण ले लिया तो भारत ने पहुंचाया, और बांग्लादेश में भारत का कोई भगोड़ा गया हुआ है तो बांग्लादेश वालों ने पहुंचाया। ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अनूप चेटिया जो कि टॉप ये जो उल्फा था उसका लीडर था, बांग्लादेश में चला गया था, उसको भारत ने वहां से वापस मंगवाया था। इसका मतलब यह है कि दोनों देश जिस चीज को पहले ही अलाउ कर चुके हैं, ऐसे में प्रत्यर्पण संधि के तहत क्या हम इन्हें भेज सकते हैं? क्योंकि हमारे पास कानून तो है, और कानून के तहत दो देशों के बीच की बात है और दूसरा देश ये मांग ले कि सर इन्हें वापस भेजिए। तो साहब यहां पर इस ट्रीटी में कहा क्या गया है? कहा गया है who have been proceeded against or have been charged with or have been found guilty of or any are warranted for committing an extraditable offense
तो ऐसे में कोर्ट की रिक्वेस्ट करने पर इन्हें भेजा जा सकता है। इसका मतलब यहां पर यह तथ्य भी है कि अगर इनकी कोर्ट यह पाले कि इन्होंने कुछ ऐसा क्राइम किया है जिसके लिए इनका प्रत्यर्पण होना जरूरी है, कोर्ट के आदेश पर इन्हें भेजना चाहिए, ऐसा ट्रीटी कहती है। इस ट्रीटी के अंदर कहानी यह है कि व्यक्ति को 1 साल से अधिक की सजा का प्रावधान हो तो ही भारत या कोई बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के अपराधियों को भेजेंगे। अब एक बड़ा सवाल यह बनता है कि सर इसका मतलब तो यह हुआ कि एक्स्ट्रेडिशन के अनुसार तो बांग्लादेश को हमें इन्हें सौंपना पड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कमिट करता है, ऐसा कुछ बनाता है, ऐसा कुछ पार्टिसिपेट करता है जो कि एक्स्ट्राडिएबल ऑफेंस में काउंट होता है, तो देश उसे एक दूसरे के पास भेजेंगे। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या इस कहानी में ये जो हमने कानून बना रखा है इसमें कोई ऐसा क्लॉज भी है क्या? जैसे हम लोग बोलते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, आर्टिकल 19, लेकिन हम फिर यह भी बोलते हैं कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लागू हैं। जैसे इस तरह के कानून हैं तो उसमें शर्तें लागू, तो क्या इसमें भी कोई ऐसी शर्तें हैं जिससे इनके बचने के चांसेस हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हैं। शर्तों में एक रूल है जिसके अंदर कहा गया कि अगर कोई भी एक्सट्रेडिशन पॉलिटिकल नेचर का हो, राजनीतिक नेचर का हो, तो फिर उसे हम लोग रोक सकते हैं। अब लेकिन बड़ा सवाल यह है कि साहब पॉलिटिकल नेचर से अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक रूप से आया हुआ होता और वहां से डिमांड की जा रही होती तब तो सवाल समझ में आता है, लेकिन इनके ऊपर तो कोर्ट में जो केसेस चलाए जा रहे हैं वो मर्डर के चलाए जा रहे हैं, जीनोसाइड के चलाए जा रहे हैं। राजनीतिक आधार पर कोई केस नहीं चलाया जा रहा है कि भाई चुनाव में फरेब का केस चलाया हुआ हो या जबरदस्ती सीट पे बने रहने का केस चलाया हुआ हो, नहीं, इन पर केस हत्या का चलाया जा रहा है। ऐसे में पॉलिटिकल नेचर प्रूव करना यह अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि इनके ऊपर मर्डर हुआ या मांसलेटर हुआ, कल्पेबल होमिसाइड हुआ, इस तरह के जो केसेस चल रहे हैं, इसके चलते तो बांग्लादेश ये जानते हुए तैयारी कर रहा है कि अगर हमने ये कंडीशंस अप्लाई करी तो भारत इस संधि के तहत देने पर विवश हो जाएगा। फिर बड़ा सवाल बनता है, तो क्या हम ये मान लें कि भारत इन्हें दे ही देंगे? यानी कि भारत शेख हसीना को पॉलिटिकल नेचर में भी नहीं पा रहा है, ऐसे में क्या ये मान सकते हैं कि हम लोग इन्हें हैंडओवर कर देंगे? तो आंसर है नहीं। आंसर में एक क्लॉज है आर्टिकल 7 जो कहता है कि द रिक्वेस्ट फॉर एक्सट्रेडिशन मे बी रिफ्यूज्ड बाय रिक्वेस्टेड स्टेट if the person whose extradition is sought may be tried for extradition offense in the court of the state। आसान भाषा में, कोई देश अगर चाहे तो अपने स्तर पर मना कर सकता है कि मुझे नहीं भेजना। यह हमने उस आर्टिकल में ऑलरेडी डाला हुआ है जो इन दोनों के साथ समझौता हुआ है। और दूसरी लाइन यहां पर एक और भी है रिफ्यूजल करने की, और वो ये है कि हम या कोई भी देश किसी को हैंडओवर करने का इसलिए भी मना कर सकता है कि वो ये डिसीजन एक गुड फेथ में ले, इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के लिए एक अच्छी भावना के साथ लिया गया निर्णय बताकर हम उसे अपने यहां रोक सकते हैं। अर्थात उन पर कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हम इसे एक गुड फेथ कहकर, न्याय की आस में कहकर इन्हें जाने से रोक सकते हैं। तो क्या भारत इनके प्रति गुड फेथ दिखाएगा? अजी भाई साहब, दिखा रहा है, जिसके चलते उन्हें यहीं रहने की जगह दी गई है, उन्हें अपने देश में ना जाने के लिए कहा गया है, उनसे कहा गया जब स्थितियां सामान्य हो तब चले जाना। इसका मतलब साफ है कि भारत उनके साथ में कुछ भी ऐसा होने से पूर्ण सुरक्षा देगा जिसके चलते भारत अपना एक पुराना सहयोगी शेख हसीना के रूप में ना खो दे। ठीक है, तो भारत ऐसी स्थिति में, अब बड़ा सवाल आखिरी बचता है, तो क्या भारत शेख हसीना की कीमत पर बांग्लादेश के साथ संबंध खराब कर लेगा? नहीं। ऐसा बहुत से देशों के साथ ऑलरेडी भारत के रिलेशंस हैं जिनके एक्सट्रेडिशन को सामने वाले देशों ने मना कर दिया, लेकिन भारत और उनके संबंध बढ़िया से चल रहे हैं। ताजा उदाहरण यूके का ही देख लीजिए। यूके के अंदर बहुत से भगोड़े, चाहे मोदी हो चाहे माल्या हो, ये सब जाकर छिपे हुए हैं, उसके बावजूद भी कोई अब तक आकर तो नहीं पहुंचा, फिर भी भारत और यूके के संबंध बढ़िया चल ही रहे हैं। अर्थात ये भारत बांग्लादेश के हसीना से हटकर के भी रिलेशंस हैं जो इनके अतिरिक्त भी
चलते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस सेशन में बहुत सी जानकारियां मिल गई होंगी। जानकारियां अच्छी लगी हों साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, हमारा जीए फाउंडेशन का बैच उपलब्ध है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उसे एक्सेस कर सकते हैं। आरएएस फाउंडेशन बैच भी उपलब्ध है, उसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं, कंप्लीट 1 साल की वैलिडिटी और 16 सब्जेक्ट के साथ। साथ ही साथ हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज आरपीएफ के लिए भी लॉन्च कर दी गई है, जिसका एग्जाम सितंबर में प्रस्तावित है। अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर हमारे द्वारा अन्य टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई हैं, जैसे यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी, यूपीपी। आप जाकर अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे हैंड रिटन कंटेंट को जो फाउंडेशन बैच में पढ़ाया गया है उसे आप घर बैठे मंगा सकते हैं, उसके लिए भी ऑर्डर आप एप्लीकेशन के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है साहब, कोई भी क्वेरी, कोई कमेंट